हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुलक माइती, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एम्स बैरकपुर। आज के हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस, नीट और एडवांस के लिए। अभी क्या है, तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब भी हम इंडिया में कार चलाते हैं तो कार में देखना एक रेडिएटर रहता है कूलिंग के लिए, उसके लिए, ठीक है, और उसमें वाटर रहता है, राइट। इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही मतलब 25-20 इस तरह का होता है, उससे भी ज्यादा होता है जगह टू जगह। लेकिन मान लो तुम सेम कार ग्रीनलैंड पे चला रहे हो जिसका टेम्परेचर बहुत ही मतलब -30 लेवल पे तक चला जाता है, तो वहां पे तो तुम्हारा सेम कार है, भाई वाटर भी दोगे लेकिन वाटर तो तुम्हारा फ्रीज हो जाएगा। तो हम कैसे फिर भी, तो वहां के लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं? एक्चुअली क्या करते हैं, वाटर के साथ वो लोग कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जैसे कि इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। उससे क्या हो जाता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो जनरली 0 डिग्री होता है उससे कम हो जाता है, -30 तक चला जाता है। या भी कभी भी तुम फिश मार्केट में जाओगे ना, देखना आइस के ऊपर सॉल्ट दिया रहता है, वो किस वजह से, क्योंकि उसका वो जल्दी मेल्ट ना हो। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सॉल्वेंट के साथ जब भी हम कुछ दूसरा सॉल्यूट मिला के उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करके उसका प्रॉपर्टीज चेंज होगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का, जो नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में मेनली हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। तो ये 4 जो प्रॉपर्टीज है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है उसके ऊपर, कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के हमारे क्लास में एक वीडियो पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो पहले हमें बताना है कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम एक लिक्विड को एक कंटेनर पे रखेंगे लिक्विड को, तो तुम्हें पता है लिक्विड उसके सरफेस से हमेशा वेपर फेज में चला जाता है, ठीक है, हमेशा इसको कहते हैं हम इवापोरेशन। अब जब सरफेस में जा रहा है, सरफेस से भी वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बीच में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन ये पैरेलली चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अभी वेपर फेज में आ गया, वो इस कंटेनर के वॉल के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करेगा, वही उस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर में है, इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक कंटेनर के साइज या फिर कितना सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये बस डिपेंड करेगा टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर ऐसे इस ग्राफ के हिसाब से बढ़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, और इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास 2 कंपाउंड है, एक है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक है वाटर, नॉर्मल वाटर। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएगा। लेकिन वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें ज्यादा कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएगा कंपेयर टू, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, CCl4 का ज्यादा होगा। तो मेनली ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो हो गया तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट के लिए। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर मेनली राउल्ट्स लॉ के हिसाब से फॉलो करेंगे हम। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम फॉलो करेंगे।
राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्वेंट देखेंगे, मान लो Pa और यहाँ पे A है सॉल्वेंट, A सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट है। ए होगा तुम्हारा सॉल्यूट, ए होगा तुम्हारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। और सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ। इन दोनों को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के उसको अगर हम इक्वल साइन लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट लाएंगे इक्वल टू PA0 इंटू x से। इस PA0 का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर था वो तो कांस्टेंट ही था, ठीक है। सिमिलरली तो हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB, राइट। तो PB0 का मतलब क्या होता है कि प्योर सॉल्यूट पे उसका वेपर प्रेशर कितना है। अब तुम बताओ डाल्टन का लॉ क्या था कि P टोटल यानी टोटल जो प्रेशर होता है वो किसके साथ इक्वल होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, जब तुम्हारा सॉल्यूट वोलाटाइल होगा तभी तुम्हारा P टोटल PA और PB के साथ इक्वल होगा। लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है तो तुम्हारा मतलब सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल है वो वेपर फेज में जा नहीं रहा है, तो वहां पे P टोटल क्या होगा, PA के साथ इक्वल होगा, राइट, क्योंकि वहां पे PB का वैल्यू 0 है। तो यहां पे जब सॉल्यूट वोलाटाइल है तो तुम कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, राइट। और इसके लिए क्या यूज करोगे, बस PA0 इंटू XA यूज करोगे। तो दोनों केस पे हमें दोनों तरीके के राउल्ट्स लॉ में अप्लाई करना है। तो अभी हम देखते हैं, बस हम जनरली हमारा जो सॉलिड होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, राइट, जनरल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं इस केस में इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडिफिकेशन ऐसे होता है। तो उसके पहले तुम्हें ये भी बता देता हूं कि राउल्ट्स लॉ तुम जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा उसी को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं करेगा उसी को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जनरली राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वहां पे राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में तो तुम क्या यहाँ पे यूज कर रहे हो कि तुम्हारा P टोटल जो मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो किसके साथ इक्वल है, वो इक्वल है तुम्हारा PA0 इंटू XA। अभी मुझे बताओ कि XA का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सिमिलरली XB अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, NB बाई Na प्लस NB। अभी तुम देख लो अगर हम XA प्लस XB लिखते हैं तो क्या आ जाता है, Na बाई Na प्लस NB प्लस NB बाई Na प्लस NB, यानी टोटल 1 हो जाता है। तो यहां पे जो इक्वेशन में एक से लिखा हुआ है, क्या हम लिख सकते हैं PA0 इंटू 1 माइनस XB, लिख सकते हैं, राइट। तो इक्वेशन थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई हो जाएगा कि देख लो यहां पे हम लिख रहे हैं P, बस P टोटल की जगह पे हम लिख रहे हैं P ऑब्जर्व इज इक्वल टू PA0 माइनस PA0 इंटू XB, यही तो हमारा आया है। अच्छा, अभी हम P को इधर लेके जा रहे हैं और PA0 को ये टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं PA0 इंटू XB इज इक्वल टू PA0 माइनस P मतलब ऑब्जर्व प्रेशर, यानी XB का अगर हम इसको नीचे लेके जाए तो क्या हो जा रहा है, PA0 माइनस P बाई PA0। अब देखो इस टर्म पे थोड़ा गौर करो, हम ऊपर नॉमिनेटर में क्या लिए हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर, नीचे क्या लिए हैं, ओरिजिनल वेपर प्रेशर, मतलब ओरिजिनल वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो इसी को हम बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ का क्या कहना होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, कभी कभी हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जनरली तुम्हारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल रहता है वो बहुत ही डाइल्यूट है, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, यानी ए के हिसाब से एन बी का वैल्यू बहुत ही कम होगा। अभी देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, PA0 माइनस P बाई PA0 इज इक्वल टू XB, यानी NB बाई NA प्लस NB। लेकिन क्योंकि NA का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं NB बाई NA के हिसाब से। NB बाई NA का मतलब है WB बाई AB और WA बाई MA, यानी WB बाई MB इंटू WA इंटू MA, जहां पे W होगा तुम्हारा सॉल्यूट का वेट और MB होगा सॉल्यूट का मोलर मास। WA है सॉल्वेंट का वेट और MA है सॉल्वेंट का मोलर मास। तो ये सारे इक्वेशन हमें जनरली प्रॉब्लम में इस तरह के मॉडिफाइड इक्वेशन हमें यूज करना होता है। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके, तो कैसे हम इस थ्योरी को अप्लाई करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी देखो, अभी हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे चूज किया है वो JEE 2019 में आया था। क्या है, at room temperature a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.60 gram of urea in 360 gram of water. If the vapor pressure of pure water is 35 millimeter of mercury, lowering of vapor pressure will be। चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और तुम्हें वेपर प्रेशर क्लियर करना है। तो अभी हमने क्या बताया तुम्हें कि PA0 माइनस P मतलब टोटल, यानी बाई PA0 दिस इज इक्वल टू XB। XB का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। अभी देखो ये PA0 क्या है, PA0 है ओरिजिनल वेपर प्रेशर, जो वाटर है सॉल्वेंट का कितना दिया है देखो 35 मिलीमीटर और मरकरी, तो तुम्हारा PA0 हो गया 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अच्छा, और P वैल्यू तो निकलना क्या है, PA0 माइनस P, कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू हमें निकालना है। इसको तुम एज ए डेल्टा P भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना क्या है, देखना क्या है, XB क्या है। अब XB का फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया था, NB यानी मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट बाई NA प्लस NB। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के में अभी हमने क्या इक्वेशन बोला कि NB बाई NA तुम लिख सकते हो, है कि नहीं। तो NB पहले देखते हैं कि NB क्या होता है। NB क्या होता है कि मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल नंबर का रूल क्या है, वेट बाई मोलर मास, राइट। यहाँ पे सॉल्यूट का मोलर मास क्या होता है कि यूरिया है सॉल्यूट का यूरिया का मोलर मास कितना है 60। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 0.60 को डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो अभी मिल जाएगा NB का वैल्यू और Na का वैल्यू क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 360 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मोलर वैल्यू 360 बाई 18, सॉल्वेंट का क्योंकि वाटर का मोलर मास है 18। तो फिर देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इसको तुम हटा दो 100 आ गया और तुम्हारा आ जाएगा फिर 0.01 और A आ जाएगा तुम्हारा 20। और इसी दोनों वैल्यू को तुम इस इक्वेशन पे रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा कि PA0 माइनस P, वैल्यू ऑफ PA0 दिया हुआ है 35। हम इसको यहाँ पे PA0 का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें टोटल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू NB का वैल्यू आया है तुम्हारा 0.01 बाई 20। अभी तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेट करके देखो, PA0 आएगा 0.01 इंटू 35 बाई 20, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.017 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इस तरह तुम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये कंसीडर कर सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा NB जो वैल्यू है वो Na के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे के जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसके ऊपर भी इसका कुछ राउंड फॉर्मूला है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है।
तो इस तरह के आगे की वीडियो देखने के लिए तुम लोग हमारे चैनल को फॉलो करते रहो और रेगुलर अपडेट लेते रहो। ठीक है, थैंक यू।